सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पूरा कंप्लीट करा हमारा डिमांड वाला टॉपिक। डिमांड शेड्यूल क्या होते हैं, डिमांड क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या कर्व्स हैं, कर्व किस तरीके से स्लोप करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। आज मैं पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज लॉ ऑफ डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है? तो लॉ ऑफ डिमांड के लिए आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज प्राइस एंड सेकेंड वन इज डिमांड। ठीक है, और ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कुछ चीजों को छोड़कर। लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है, या लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल डिक्रीज एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड फॉर दैट कमोडिटी विल increase. This shows that demand and price is having inverse relationship. ठीक है, हिंदी में अगर इस बात को समझाया जाए कि लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर किसी चीज की कीमत बढ़ाई जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और किसी चीज की कीमत अगर कम करी जाए तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये शो करता है कि डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है? उल्टा विपरीत रिलेशन है या इनवर्स रिलेशनशिप है। बस इतना ही है आपका लॉ ऑफ डिमांड। क्या कि इट स्टेट दैट there is inverse relationship between price and demand या quantity demanded. There is a inverse relationship between price and quantity demanded. If one increases, other will decrease and vice versa. वाइस वर्सा का मतलब है जस्ट उसका उल्टा। कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कैसी रहेंगी बेटा? कांस्टेंट। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं कि सर अगर हमें ये क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, तो क्या सिर्फ ये दो लाइन लिख के आनी है? नहीं, लॉ ऑफ डिमांड लिखाएगा कैसे ये समझो। हमने कल पढ़ा था डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आप लिखोगे कैसे उसको? सबसे पहले 3 लाइन का आपका ये स्टेटमेंट लॉ ऑफ डिमांड का, इसके बाद आप बनाओगे डिमांड का शेड्यूल, डिमांड के शेड्यूल के बाद आप बनाओगे डिमांड का ग्राफ, और ग्राफ के बाद लिखोगे आप अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या होते हैं? देयर विल बी नो चेंज इन रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन इनकम और एनी अनदर थिंग्स। इनमें किसी प्रकार का चेंज नहीं आने वाला है, ना प्राइस में, ना टाइम में, ना क्वांटिटी में, ना क्वालिटी में, ना इनकम में, किसी चीज में चेंज नहीं आने वाला। Sorry, these are the assumptions of law of demand. इसके बाद assumptions के बाद पांचवी चीज और आखिरी चीज जो आप लिखने वाले हो, it is observation. उस law of demand का observation क्या निकल के आ रहा है? तो observation ये निकल के आ रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी प्राइस कम होती जा रही है वैसे वैसे उस चीज की क्वांटिटी या उसकी चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये होगा उसका ऑब्जर्वेशन। आराम से 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर आप इतना करके आ रहे हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सर रीजन क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। तो लॉ ऑफ डिमांड के कई रीजन हो सकते हैं। इसमें से सबसे पहला और मेजर रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कि अगर आप एक ही चीज को बार बार खरीदते रहोगे तो उसकी यूटिलिटी क्या होती जाएगी? गिरती जाएगी। उसके सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जाएगा? गिरता जाएगा। सबसे पहला असम्पशन ये। दूसरा इनकम चेंज हो जाएगी। इनकम चेंज होगी तो परचेसिंग पावर चेंज होगी, परचेसिंग पावर चेंज होगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। इनकम कम हो गई तो कम खरीदेंगे, इनकम ज्यादा हो गई तो ज्यादा खरीदेंगे। ठीक, तो इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के बाद आता है प्राइस इफेक्ट। प्राइस चेंज होने की वजह से
आपकी जो जैसे अपन मान लेते हैं कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, आपकी इनकम 100 रुपए थी और आप उस 100 रुपए से ये 10-10 वाले 10 पेन खरीद पा रहे हैं। अब इसका प्राइस बढ़ के अगर 15 हो गया तो आप 10 थोड़ी खरीद पाओगे, अब तो आप 6 या 7 ही खरीद सकते हो। दिस इज नोन एज प्राइस इफेक्ट। तो ये सारे रीजन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। इन रीजंस की वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। ठीक है, ये भी एक टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड में कि डिमांड कर्व भी मैं बना देता हूँ। चलो, तो ये लॉ ऑफ डिमांड था पूरा। होपफुली ये वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत सिंपल, छोटे और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। आपकी बुक्स में, एनसीईआरटीज वगैरह में इन्हीं चीजों को बहुत बल्कि वे में समझाया है। चीजें वही की वही है जो मैंने आपको बताई है, बस उसको थोड़ा सा विस्तार करके, थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताया गया। तो आप चाहे तो एक बार वो पढ़ के देख सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं सार यही सब मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, विच इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में शिफ्ट कैसे आता है? तो शिफ्ट भैया दो तरीके से आ सकता है। ठीक है, एक ऑन द डिमांड कर्व और एक होता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। अब ये है क्या चीजें हैं, ये मैं पूरा विस्तार से समझाता हूं। तो अपन मान लेते हैं कि दो तरीके से आ सकता है। एक को बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और एक को बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो एक आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और हमने 8 फैक्टर पढ़े थे इससे पहले वाली वीडियो में, वो 8 फैक्टर याद रखना। उसमें से पहला फैक्टर क्या था? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। और बाकी के 7 फैक्टर क्या थे? सब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड वगैरह वगैरह। उन 7 फैक्टर की वजह से, अगर रेस्ट 7 फैक्टर की वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है, इट इज नोन एज चेंज इन डिमांड। अब ड्यू टू प्राइस की वजह से अगर डिमांड में चेंज आता है तो डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है मेरा? सर ऐसा बनता है डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, व्हिच इज डी एंड डी। तो अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो ये डिमांड कर्व कैसा हो जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और इसका जस्ट उल्टा हो रहा है सर, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये डिमांड कर्व किस तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा, जिसको बोलते हैं एक्सपांशन। तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस दो प्रकार के चेंज आते हैं डिमांड कर्व में, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन। डिमांड कम हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपांशन। लिखोगे कैसे? ऐसे ही कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस और ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द डिमांड विल फॉल, एंड इफ द डिमांड विल फॉल इट कन्वर्ट्स इनटू कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। एंड इफ द प्राइस डिक्रीजेस देन डिमांड विल इंक्रीज, इट विल लीड टू एक्सपांशन इन द डिमांड कर्व। ये समझ आया? Then next topic is 7 फैक्टर। बाकी के 7 फैक्टर्स की वजह से कैसा चेंज आता है डिमांड कर्व में? बाकी के 7 फैक्टर्स की वजह से ऐसा चेंज आता है कि ये हमारा डिमांड कर्व है डी डी। 7 फैक्टर, बाकी के जो भी 7 फैक्टर थे उनकी वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही, then डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू राइट D1 D1। यहाँ पे डिमांड कर्व क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहा था, देखो आप यहाँ पे या तो वहीं के वहीं बढ़ रहा था, उसी डिमांड कर्व पे बढ़ रहा है, या तो एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। बट यहाँ पे पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। ऐसे डिमांड अगर कम होगी तो कैसा हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, अंदर की तरफ चला जाएगा, व्हिच इज D2 D2। इट इज नोन एज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ड्यू टू 7 फैक्टर्स में डिमांड कैसा होता है? या तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है सर, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। राइटवर्ड कब होता है? जब डिमांड बढ़ती है 7 फैक्टर के चेंज होने की वजह से, या उनमें से किसी एक फैक्टर के चेंज होने की वजह से डिमांड बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट, और अगर उन्हीं की वजह से अगर डिमांड कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो ये मैंने 3 पूरी वीडियोस में ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया। होपफुली ये पूरे चैप्टर, सारे टॉपिक्स आपको समझ आए हो। मैंने शॉर्ट में ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं। आप एक बार जाकर इनके नोट्स जो हैं
आपके स्कूल्स में जो मिलते हो, आपके बुक्स में जो लिखे हो, या आप किसी रिफ्रेशर को यूज करते हो उनमें जो लिखे हो, आप गो थ्रू करके देखिए, आपको 100% सारे टॉपिक्स समझ आएंगे, क्योंकि मैंने 3 वीडियोस में कोशिश करा है कि ये सारे टॉपिक्स में कवर अप करवा सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब एंड गुड लक।